इज इट विजिबल? यस, विजिबल है। तो आप आज जो हम सिलेबस की बात करेंगे इसमें लगभग आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, चाहे आपका सीडीएस हो, ठीक है, या फिर वैसे एनडीए का तो है नहीं कोई लेकिन एनडीए का भी इसमें कवर हो जाएगा। ओके, एफ कैट कह रहे हो, एफ कैट भी हो जाएगा। एसएससी का कोई भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आ रही है, जिसमें क्या लगभग सब में आती ही है, ठीक है, तो सारे के सारे एग्जाम आपके हो जाएंगे। सीएपीएफ का जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है ना, वो भी यहाँ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऑप्शनल ऐसे एमसीक्यू टाइप इंग्लिश तो नहीं आती है सीएपीएफ में, सीधे आपको चीजें कंबाइन करने के लिए देता है, फिर नरेशन और वॉइस वगैरह सीधे चेंज करने के लिए देता है, वो सारा कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी एग्जाम है आपका, आपके हर एग्जाम में जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में हमेशा डिवाइडेड रहता है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। एक तो हो जाता है ग्रामर, जिसमें आप सारे नियम कानून पढ़ते हो ग्रामर के, राइट। दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग किसकी अंडरस्टैंडिंग भाई साहब? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए तो होता है, ठीक है, आप दूसरे से अगर कम्युनिकेट कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है आपको बोल के, तो कैसे? लैंग्वेज का ही सहारा लोगे, है ना। और इंग्लिश क्यों जरूरी है? इंग्लिश क्यों जरूरी? देखो, इंग्लिश ना आप जितना भी सेंट्रल लेवल का, ठीक है, जो भी सेंट्रल वाली सॉरी गवर्नमेंट कह रही हूँ, सेंट्रल वाली जितनी भी जॉब्स होती है ना, तो उनमें इंग्लिश जरूर पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि अगर सेंट्रल लेवल पे आपकी भर्ती हो रही है तो आपको पूरे देश भर में कहीं पे भी ले जाके वो आपकी पोस्टिंग दे देगा, ठीक है। तो अब देश भर में हर जगह हिंदी नहीं बोली जाती है। नॉर्थ में हिंदी प्रिवेलेंट है, लेकिन साउथ में हिंदी उतनी नहीं चलती है, ठीक। तो वहां पे कैसे कम्युनिकेट करोगे? उसके लिए एक लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए, जो कि अब दूसरी कौन सी आ जाती है? इंग्लिश। हिंदी के अलावा दूसरी क्या है? इंग्लिश, जो हर जगह बोली जाती है, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश आपसे हमेशा कहता है कि भाई सीखो, और हमेशा आपसे पूछता है। अब इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन पे जोर क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है, इसका मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग, यानी जो भी लाइन आपके सामने इंग्लिश में लिखी हुई है, कि आप उसका सही मतलब समझ पा रहे हो, कि कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो इंग्लिश की वो अंडरस्टैंडिंग आप में कहाँ से टेस्ट की जाएगी? कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू टेस्ट की जाती है, ठीक है। और जो अगला नंबर आता है वो आता है वोकैब का, ठीक। तो ये 3 पार्ट्स, मेजर पार्ट्स होते हैं जिसमें आपका इंग्लिश का सिलेबस बंटा होता है। नंबर 1 ग्रामर, जिसमें सारे रूल्स आते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर वोकैब। और किसी भी पेपर में याद रखिएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, किसी भी पेपर में ऐसा नहीं होगा कि इस वाले में मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन पूछूंगा, इस पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पूछूंगा, या इस पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ वोकैब पूछूंगा। ऐसा कभी नहीं होता है। इन तीनों ही पोर्शंस को आपस में मिक्स करके एक पेपर आपके लिए बनाया जाता है। जैसे आप अगर देखते होगे ना, पेपर में अलग अलग पोर्शन क्या होते हैं। एक हो गया आपका स्पॉटिंग एरर, ठीक है, एक हो गया आपका क्लोज पैसेज, एक हो गया आपका बाकी वो कैप का जो सिनोनिम एंटोनिम और वन वर्ड हो गया, इडियम्स फ्रेज हो गए, वो तो अलग अलग पोर्शन होते ही हैं। एक क्या होता है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एक क्या होता है सेंटेंस कंप्लीशन। तो ये जो अलग अलग पोर्शन आपके दिए रहते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता कि स्पॉटिंग एरर आज हम पढ़ेंगे, आज हम क्लोज पैसेज पढ़ेंगे, या आज हम सेंटेंस कंप्लीशन पढ़ेंगे। अलग अलग कुछ नहीं होता। अगर आप इन तीनों चीजों को मिला के पढ़ो तो फिर सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। कैसे कवर होगा अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। वो कैब्स भी होंगी। तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं, वन बाय वन इनकी जरा बात करते हैं। सबसे पहला अगर ग्रामर के पोर्शन की आप बात करो, जिसमें हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर पोर्शन के अंदर। तो सबसे पहला जो आपकी कल की क्लास होगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम अल्फाबेट से। अल्फाबेट समझते हैं ना, ABCD, वहां से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक। तो ABCD से शुरू होगा, फिर हम लेटर जानेंगे, हम वर्ड को जानेंगे, फ्रेज को जानेंगे, क्लॉज को जानेंगे, सेंटेंस को जानेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जानेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में जानेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक होगा। ओके, कल का ये इतना आपका एजेंडा रहेगा। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला पोर्शन आता है वो आता है टेंस, ठीक। यूजली क्या होता है ना कि आप जहां भी अगर पहले कभी पढ़े होंगे, या फिर बाकी टीचर्स, या कहीं का भी, मतलब कोई भी आप क्लासेस करो, तो वहां हर ज्यादातर जगह क्या होता है, शुरुआत किससे करते हैं पता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। बट
मेरे यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे आखिरी टॉपिक होता है आपका, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्यों? वो जब आप पढ़ोगे एक लाइन से ना, तो वो जो बेस बनता है, वो जब बनता हुआ आपको दिखेगा कि हाँ, अभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तब आप समझ जाओगे क्यों मैंने टेंस को पहले रखा है। कोई भी आप लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज में आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो, तो बस 3 ही तो पॉसिबिलिटी होती है ना, या तो ये प्रेज़ेंट का है, या तो ये पास्ट का है, या फिर ये फ्यूचर का है ना? तो पहले हम उस टाइम को समझेंगे कि किस टाइम के हिसाब से आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। किसी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम टेंस में पढ़ेंगे। टेंस में एक बेस जब आपका बन जाएगा, तो मॉडल्स, डबल वर्ब फॉर्मेशन, कॉजेटिव वर्ब, ये सब अपने आप धीरे-धीरे कवर हो जाएँगे। ठीक है? फिर अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस, जहाँ से हर पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक? फिर एक क्वेश्चन टैग होगा, वॉइस होगा, नरेशन होगा। अभी तक वॉइस और नरेशन सीडीएस में नहीं पूछ रहा था, तो लोग कहते थे क्यों पढ़ा रहे हो इसको? पूछ लिया भाई। ठीक है? पूछ भी लिया, और साथ ही साथ अगर डायरेक्ट नहीं पूछ रहा था ना, तो इनडायरेक्टली वो आपका रहता ही था। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन कोई एक पैसेज पढ़ रहे हो, उस पैसेज में आप देख रहे हो कि वॉइस जो है वो एक्टिव है या फिर पैसिव है, तो मीनिंग तो अकॉर्डिंगली निकालोगे ना। अगर एक्टिव वॉइस का या पैसिव वॉइस का आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो फिर मीनिंग आप कैसे निकाल पाओगे? अंडरस्टैंडिंग बनेगी ही नहीं उस पर्टिकुलर पैसेज के बारे में। है ना? तो इसलिए सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, इतना आपका ग्रामर का पोर्शन है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या 1 दिन का है? नहीं, 1 दिन का नहीं है। टोटल आप जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 1-1 दिन सबका रहेगा। फिर 1 दिन आपने नाउन पढ़ा, ठीक है? तो अगले दिन उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगले दिन प्रोनाउन पढ़ा है, अगले दिन उसकी प्रैक्टिस होगी। इस टाइप से आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कवर करेंगे। ठीक? कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात की जाए, तो इसमें आपको क्या करना है? देखो, मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकती है कॉम्प्रिहेंशन में आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन का जो मेन बैटन होता है ना, वो आपके ही हाथ में है। ठीक है? मेन काम आपका ही है, जो कि क्या है? रीडिंग। कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग मस्ट है, यानी कि आपको डेली रीडिंग करनी होगी। कुछ भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, जो किताब तुम्हारे हाथ में है, जैसी किताबों में तुम्हें इंटरेस्ट है, चाहे ये कोई सेल्फ हेल्प बुक हो गई, या फिर पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने वाली बुक्स हैं, या फिर स्पिरिचुअल बुक्स हैं, तो भी वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है? चेतन भगत पढ़ते हो, वो भी चलेगा। बट रीडिंग ज़रूरी है, और डेली रीडिंग आपकी ज़रूरी है कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। और रीडिंग मतलब क्या? बस पढ़े जा रहे हो पर तोते की तरह, जैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता था। खड़ा हुआ एक बच्चा किताब लेके पढ़ना शुरू किया, तो आखिरी में ही रुकेगा। वो नहीं करना है। पढ़ा, अच्छा एक लाइन पढ़ी, यहाँ फुल स्टॉप आया, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? चलो पहले मतलब निकालो। अगली लाइन पढ़ी, फिर मतलब निकालो। तीसरी लाइन पढ़ी, फिर मतलब निकालो। ठीक है? तो कॉम्प्रिहेंशन जब आप रीडिंग करना स्टार्ट करोगे, अपने आप आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी। मैं नहीं कह रही आप सीधे उठाओ न्यूज़पेपर बड़ा-सा और बिल्कुल टफ वाला। हाँ, हाँ, न्यूज़पेपर पे मैं खुद ही आ गई, अरविंद भाई। ओके, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सीधे न्यूज़पेपर उठाओ और एकदम टफ वाले एडिटोरियल्स पढ़ने स्टार्ट कर दो। आराम से, जो जहाँ आपको अभी ईज़ी लग रहा है, समझ में आ रहा है, वहाँ से शुरू करो, ठीक है? और अगर इंग्लिश ठीक-ठाक है, कॉम्प्रिहेंशन है, समझ आती हैं चीज़ें, तो फिर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पे कूद जाओ। ठीक है? कोई भी मैगज़ीन है, उसको पढ़ लो, न्यूज़पेपर है, उसको पढ़ लो। जो मन वो पढ़ो, लेकिन पढ़ो और मतलब निकालो। और जहाँ भी लगे कि यार इस लाइन का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, तुरंत आके मुझसे पूछेंगे आप। ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप है, अभी आपको मैसेज करना अलाउ नहीं है, लेकिन कल की क्लास के बाद वो भी मैं ओपन कर दूँगी। आप अपने सारे डाउट्स वहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है? और अगर अगर कहीं दिक्कत होती है, तो चाहे वहाँ डाउट लिख दो, या फिर पर्सनली मुझे मैसेज कर दो, अगर थोड़ी बहुत शर्म आ रही है आपको कि यार क्या होगा? कैसे पूछूँ? ठीक है? वैसे शर्म करने वाली बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद कल एबीसीडी से शुरू कर रहे हैं, तो मैं आप ये समझिए कि मैं ये सोच के चल रही हूँ, आप एबीसीडी से सीख रहे हो। एबीसीडी भी आपको नहीं आ रही है। ठीक है? तो इसलिए शर्म बिल्कुल नहीं करना है। जो भी एकदम छोटा-सा भी डाउट आए ना, वो भी आप आके पूछेंगे मुझसे। ठीक? तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या सीखा आपने? टाइमिंग 9 टू 10 कर दूँ? 9 टू 10 तो फिर लेट हो जाएगा। क्योंकि फिर प्रैक्टिस, मैं जो बोल रही हूँ ना बार-बार कि आपके प्रैक्टिस सेशंस होंगे यूट्यूब पे। तो वो ये नहीं कह रही हूँ कि सारी एकदम खत्म हो जाएगा तब मैं प्रैक्टिस कराने वाली हूँ।
ये मान के चलिए अगर 8 से 9 आपकी क्लासेस चल रही हैं तो 9 के बाद 9:30 टू 10:30 आपकी प्रैक्टिस होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, आपका ग्रामर का भी पोर्शन होगा, इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज भी रहेगा, इसमें आपके वोकैब के क्वेश्चंस भी रहेंगे। धीरे धीरे अभी से देखो, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज है ना, प्रैक्टिस से ही आपकी इम्प्रूव होती है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं टाइम हिसाब से लेके चल रही हूँ। 8 to 9 डिनर टाइम होता है मेस में। अच्छा, ये अब दिक्कत हो गई भाई। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ अगर हो सके तो 9 से 10 और फिर 10 से 11 मैं अपना डिनर टाइम आगे पीछे कर दूंगी। ठीक है, 9 to 10 में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, अगर मैं क्लासेस 9 to 10 करूँ। प्लीज अब इसमें दिक्कत मत उठाना कोई। ठीक है, 9 to 10 में अपना डिनर टाइम थोड़ा और आगे पीछे कर दूंगी, लेकिन अब 9 से 10 में कोई और मत करना, ठीक है। ओके, चलो। और ढेर सारे प्रैक्टिस सेशंस होंगे ही होंगे, कॉम्प्रिहेंशन और अनसीन पैसेज वाले। प्रैक्टिस सेशंस कहाँ होंगे, क्लास में नहीं होंगे, यूट्यूब पे कराएंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास में अब लेके बैठे रहोगे तो फिर आपको खुद को बोर लगेगा, और लाइव सेशंस में ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, पहले दिन बच्चे रहेंगे, दूसरे दिन बच्चे रहेंगे, तीसरे दिन, एक हफ्ता बच्चे रहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है ना, जैसे किसी की एक क्लास छूटी ऑनलाइन वाली लाइव क्लास, किसी की एक दिन छूटी ना, तो अगले दिन उसको आलस आने लगता है, वो कहता है यार रिकॉर्डिंग मिल तो रही है, मैं बाद में कवर कर लूँ। और मैं ये हवा हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद भी एक कोर्स ज्वाइन किया था, खाली टाइम में, 1 हफ्ते का था वो। ठीक है, और 1 हफ्ते का कोर्स मैंने ज्वाइन किया, स्टार्टिंग के 2 दिन मैं रेगुलर थी उसमें। तीसरे दिन वो टाइम था ना करवा चौथ वाला। ठीक है, तो करवा चौथ में पता ही है, मम्मी लोग व्रत रहती हैं तो घर में काम पड़ जाते हैं। 8 बजे उनकी क्लास थी, तो मैंने वो क्लास छोड़ दी कि चलो रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही, मैं रिकॉर्डिंग से कवर कर लूंगी। ठीक, अब वो मैंने एक क्लास छोड़ दी, और जब रिकॉर्डिंग देखने बैठी तो फिर यार मन नहीं हुआ मेरा। लिटरली मतलब इंटरेस्ट नहीं आता, जो लाइव क्लास में आपको इंटरेस्ट आता है, रिकॉर्डिंग में वो इंटरेस्ट मान के चलिए 50% कम हो जाता है। ठीक है, और एक बार आपने रिकॉर्डिंग 50% क्या की, मतलब उसको 2x पे चला के देख लिया जल्दी जल्दी कि हाँ बस निपटाना है। ठीक, और फिर जब नेक्स्ट सेशन होता है तब अब मन होता है ना, मन के 2 साइड होते हैं, एक अच्छा वाला, एक बुरा वाला। तो बुरा वाला कहता है यार रिकॉर्डिंग मिल तो रही है, आराम करो अभी, क्या ज़रूरत है चेयर पे बैठ के अब पढ़ने की। ठीक, तो मैंने वो खुद वो चीज़ फ़ील की है, इसलिए मैं आपको भी बताती हूँ। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि आप 1 हफ्ते रेगुलर हैं, उसके बाद आपने लाइव क्लास छोड़ दिया, बस रिकॉर्डिंग ही कवर कर रहे हो। तो फिर रिकॉर्डिंग ही कवर करते रह जाओगे। लाइव क्लास में क्या होता है ना कि इंटरेस्ट बना रहता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर डाउट आया तो तुरंत के तुरंत आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग में आप देख रहे हो, डाउट आया, आप सोचोगे बाद में पूछ लूंगा, बाद में या तो भूल जाओगे या फिर आपका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा आप डाउट पूछने में, अरे ठीक है चल गया। ठीक है, इस टाइप से होता है, तो प्लीज रेगुलर रहिएगा। अब कॉम्प्रिहेंशन में रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, डोंट वरी, अभी सब कुछ बताती हूँ। कॉम्प्रिहेंशन में आपको S1 S6 देखने को मिलता है। सीजल वालों की बात करें तो आप देखते होगे ABCD करके लिखा रहता है ना, ABCD करके 4 सेंटेंसेस होते हैं, और उनको आपको अरेंज करना होता है। तो S1 S6 वही है, CDS में S1 S6 करके पूछता है, PQRS करके पूछ लेता है ना, एक ही सेंटेंस को 4 हिस्से में तोड़ के। क्लोज पैसेज सारे ही एग्जाम्स में आ ही रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस सेशंस में कवर कराएंगे ही कराएंगे। ठीक, आपको क्या करना है कि रीडिंग को एज अ हॉबी इनकलकेट करना है खुद के अंदर, क्योंकि मेरे कहने पे तो तुम नहीं पढ़ोगे। अगर आप हॉबी बना लीजिए रीडिंग को, एक बार मजा आने लगे, आप डेली पढ़ने लगो, तो फिर देखो कॉम्प्रिहेंशन कितनी तेजी से आपका इम्प्रूव होगा। इसलिए अपनी हेल्प करने के लिए प्लीज हॉबी बनाइए रीडिंग को। मैं नहीं कह रही हूँ कि बस वही बोरिंग किताबें पढ़ो, वो पॉजिटिविटी और सेल्फ हेल्प वाली। ठीक है, जो मन आ रहा है वो पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, क्या करना है, डेली रीड करना है। और ये भी नहीं कह रही हूँ कि 4 घंटे बैठ के पढ़ते रहो बुक, कुछ भी पढ़ो। ठीक है, 15 मिनट से 1 घंटा, 15 मिनट से 1 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी है, एक एक लाइन का मीनिंग समझते हुए। ठीक है, ये बात थी आपकी कॉम्प्रिहेंशन की। अब जरा बात करते हैं वोकैब्स की। अब वोकैब्स जो भी एग्जाम के लिए आप तैयार कर रहे हो, तो वोकैब्स में क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो आता है सिनोनिम्स, पर्यायवाची, है ना। एक आता है एंटोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग वाला। फिर आते हैं इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और कुछ अदर टर्म्स, जैसे सीडीएस में अभी हाल फिलहाल में आ गया था अदर टर्म्स, मतलब जानवरों की आवाज के बारे में आ गया था, है ना। अ, खेल के ग्राउंड को क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ तो आया था, मैं भूल गई हूँ। ठीक है, तो जो अदर टर्म्स है उसमें ये सब कुछ आ जाएगा।
ओके, तो ये सारी चीज़ें कवर होंगी, क्या लाइव क्लासेस में होंगी? लाइव क्लासेस में देखो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, बस वही है वर्ड मीनिंग मीनिंग इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं बस, है ना? तो ऐसा है तो मैंने ये सोचा है कि इनके मैं क्या कर दूँगी आपको रिकॉर्डेड सेशंस दे दूँगी, जितना भी है। रिकॉर्डेड सेशंस में देखोगे 2x पे करके देख लेना, बस आप मैं बोलती जाऊँगी, आप सुनते जाना, ठीक है? और लिखने की ज़रूरत कुछ है नहीं बिकॉज़ पीडीएफ विल बी अवेलेबल, ठीक है? और इसके क्विज़ेज़ आपको मिल जाएँगे और प्रैक्टिस सेशंस तो होने ही वाले हैं। तो वो क्या इस तरह से आप कवर करेंगे साथ में। ओके, 2 महीने आपकी लाइव क्लासेस चलने वाली हैं, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन है, वो तो चलता ही रहता है यूट्यूब पे आपको पता है। ठीक है? प्रैक्टिस सेशंस लगातार आपके चलते रहेंगे। लाइव क्लास 2 महीने की है जिसमें डाउट्स आप जितना मन उतना डाउट पूछ लो, ठीक है? और क्या 2 महीने के बाद डाउट नहीं पूछ पाओगे? लाइफ टाइम के लिए डाउट है भाई, तुम लाइफ टाइम के लिए आओ मेरे से डाउट अपना क्लियर करके जाओ। ठीक? इतना याद रखना। अब तुमको क्या करना है, ये ज़रा देखो। क्या करना है? सबसे पहली, सबसे इम्पोर्टेंट बात लाइव क्लासेस में तुमको रेगुलर रहना है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक है? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। कैमरा ऑन नहीं है तो मैं अभी हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट कर लेती कि लाइव क्लास में आपको रेगुलर रहना है। लिंक आपको हर क्लास के 5 मिनट पहले आपके ग्रुप में दे दी जाएगी। ओके, आपको क्या करना है टाइम पे बस ज्वाइन कर लेना है, ज़्यादा आगे पीछे टाइम नहीं करना है। इन केस आपको लगता है कि यार टाइम पे मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा तो प्लीज एक छोटा सा मैसेज डाल दो ना मुझे कि मैं आज लेट हो जाऊंगा, वरना मैं थोड़ी सी सनकी हूँ। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि यार बहुत ही फ्रेंडली टीचर है आराम से चलेंगे, ठीक है? तो कोई कोई क्या करता है 10-10 मिनट लेट आ रहा है क्लास। तो जिस दिन मेरा दिमाग खराब होता है मैं सबकी एंट्री बंद कर देती हूँ। जो टाइम के अंदर आए भले 2 ही बच्चे आएँ, मैं 2 बच्चों के को 1 घंटा पढ़ाऊँगी। लेकिन बाकियों को एंट्री नहीं दूँगी। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ और आपको जब मैं पढ़ाऊँगी तो आपको ये लगेगा भी। कुछ भी ऐसा वो टिपिकल टीचर वाला और वो वाला एटीट्यूड नहीं रहेगा, बहुत ही फ्रेंडली क्लासेस हैं। और बस यही ध्यान रखना है कि थोड़ा अपनी मर्यादा में रहें, ठीक? और रेगुलर रहें, टाइम पे आएँ। ओके, अच्छा। अगर आपका कोई क्लास छूट जाता है तो प्लीज़ रिकॉर्डिंग्स अपनी डेली कवर कर लीजिए। ये नहीं कि चलो यार 2 ही क्लासेस तो हैं, परसों कर लूँगा। और परसों करते-करते पता चला 6 क्लासेस हो गई। तो ये नहीं करना है, अगर आप आज की क्लास मिस कर रहे हो, तो आज के आज अपनी रिकॉर्डिंग आप कवर कर लीजिए। ठीक है? जितना भी हम पढ़ेंगे आपको डेली रिवीजन करना है बिकॉज़ कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो, अगर आप डेली रिवीजन करोगे, डेली आपको नई चीज़ें दिखेंगी उसमें। डेली हो सकता है आपको नए डाउट्स दिख जाएँ या फिर हो सकता है जो आपके पुराने डाउट्स थे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डेली पढ़ने पे मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने पता है इंग्लिश की कोचिंग की थी कब? 2017 में, ठीक है? और मान के चलो 2022-23 तक मेरे डाउट्स आते रहे। उसी नोट्स में से जो मेरी मैंने खुद की नोट्स बनाई थी, उन्हीं नोट्स में मुझे डाउट आ रहे थे और उन्हीं को पढ़ के मेरे डाउट्स क्लियर भी हो जा रहे थे। खुद ही मैं समझ जा रही थी चीज़ें। इसलिए रिवीजन और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो तो बस एक बार मत पढ़ो। एक बार पढ़ा कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट दिखी, दूसरी बार पढ़ोगे कुछ नई चीज़ दिखेगी, 5वीं बार पढ़ोगे फिर कुछ छोटी-सी नई चीज़ आपको दिख ही जाएगी। इसलिए मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ज़रूरी होता है, तो जो भी आप पढ़ोगे जैसे कल आप पढ़ोगे ना एबीसीडी क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, क्लॉज़ क्या होती है, तुरंत उसको रिवाइज़ करोगे। भले 2 पन्ने की नोट्स है, रिवीजन होगा। ठीक है? अगर आप डेली अभी से रिवीजन करना स्टार्ट करोगे तभी पेपर के टाइम जाके 1 घंटे 20 मिनट में 20 मिनट के अंदर तुम अपना पूरा सिलेबस रिवीजन कर पाओगे। ठीक? साथ ही साथ आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है, डेली होमवर्क आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, उस होमवर्क को डेली आप क्लास में करके आएँगे। ठीक? 1 दिन पहले अपना दिन शेड्यूल कर लीजिए अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो। मैंने खुद से ये देखा है देखो ऐसा नहीं कि मैंने फेलियर्स नहीं देखे हैं और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो गई जो ये ज्ञान दे रही हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत तो है, ठीक है? और जो थोड़ा बहुत है वही ज्ञान तुमको दे रही हूँ कि जब आप अपने दिन को 1 दिन पहले ही शेड्यूल कर लेते हो। जैसे कि आज सोने से पहले आप कल का दिन शेड्यूल कर लो, ठीक? अब वो स्कूल वाले नहीं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे नहाना है, ना।
आप अपना देख लो कि कितना देर आपको किस सब्जेक्ट को देना है, या फिर कल का कोई प्लान है कहीं बाहर जाने का, तो वो टाइम आप एक्सक्लूड कर लो। जो एक्स्ट्रा टाइम बचे ना, उसमें अपना दिन शेड्यूल करो। ठीक है? कि इतना टाइम मुझे ये पढ़ना है, उतना टाइम मुझे वो पढ़ना है। तो प्लीज़ शेड्यूल ज़रूर कीजिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि लास्ट में जब सोने से पहले आप एक दिन के आगे ऐसे ये बॉक्स में ऐसे टिक करते हो ना, उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो कुछ अलग ही होता है। ये करके देखना, ठीक है? और इस शेड्यूलिंग में थोड़ा-सा डिसिप्लिन रह जाइएगा, उसको जो भी आपने शेड्यूल बनाया है उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि ये देखो मैडम, मैंने तो आज पूरा-पूरा ये सब टिक करके आया हूँ मैं, कि मैंने सब कुछ किया है, ठीक है? ऑनेस्टी आपकी अपने साथ है कि ये क्या सच में आपने उस चीज़ पे मेहनत की है? क्या आपने सच में पढ़ा है? कुछ उसका क्या बोलते हैं उसको, मतलब सही से उस टाइम को यूटिलाइज किया, हाँ, आउटकम सही से आया है कि नहीं आया है, ठीक है? तो वो सारी चीजें आप ही को पता है, मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक? तो इसलिए खुद के साथ प्लीज और ऑनेस्ट रहिएगा। और डेली आपके जो भी डाउट्स हैं, कल के लिए मत बचा के रखना कि कल पूछ लूंगा। रात में 2 बजे डाउट आ रहा है, लिख के भेज दो मुझे, मैं जब देखूंगी। मैं कभी कभी एक तो कभी कभी मैं 3 और 4 बजे भी आपको रिप्लाई करती हूँ रात में, ठीक है? तो इसलिए जब भी आपको दिखे कि हाँ, कोई तो डाउट है, आप तुरंत उसको भेज दो। ये मत देखो टाइम क्या हो रहा है, मैडम रिप्लाई करेंगी, नहीं करेंगी। मैडम जब देखेंगे तब रिप्लाई कर देंगी, ठीक है? तो जब भी आपका डाउट आए, आप तुरंत शेयर कर दीजिए, बाकी और कुछ नहीं करना। ओके? ठीक है? इतनी चीज़ें समझ आई? सिलेबस में हम क्या और कैसे करने वाले हैं? ओके, चलिए। तो ए भाई, ये किसकी शादी हो गई? क्या था ये? किसी की शादी हुई क्या? किसी की शादी की फ़ोटो